हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत जो है सेक्शन 16 के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 15A। ठीक है, यानी 15A तक जो है हम डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम देखो क्या करेंगे, हम जो है आज जो है डिस्कस करने वाले सेक्शन 16 के बारे में। क्या कहता है सेक्शन 16? ठीक, तो सेक्शन 16 यानी कि धारा 16 क्या कहता है कि अब तक जो हम पढ़े हैं यानी कि जो धारा, एक तो सेक्शन 13, 14, 15 एंड 15A। ठीक है, अब तक हम इतने सेक्शन पढ़े हैं, मतलब इससे पहले भी सेक्शन पढ़े, लेकिन जो है इससे रिलेटेड ही ये सेक्शन है, इसके वजह से हम बता रहे हैं। यानी सेक्शन 13, 14, 15 और 15A की बात करते हैं। तो ये एक एक करके हम बताते हैं। सेक्शन 13 क्या है? सेक्शन 13 जो है, कहा गया था कि व्यक्तिगत खर्चे पर, ठीक है, व्यक्तिगत खर्चे पर जो है क्या, व्यक्तिगत खर्चे पे जो है पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, व्यक्तिगत खर्चे पर जो है नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल, यही था। यहां पे हम लिख देते हैं व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल। एकदम बिल्कुल याद रखना है एक एक सेक्शन। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन 13 था। उसके बाद सेक्शन 14, तो 14 में क्या था? 14 में सिंपल था, ये था कि रेल या अन्य कर्मों में नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल। ठीक है, रेल या अन्य कर्मों के आसपास, या ऐसे कर लो, ऐसे डायरेक्ट हम लिख रहे, रेल या अन्य कर्मों में नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल। दो चीज समझे। सेक्शन 13 में क्या बताया गया था? सेक्शन 13 में बताया गया था कि व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल। ठीक है, रेल, सेक्शन 14 में बताया गया था रेल या अन्य कर्मों में अतिरिक्त जो है नियोजित पुलिस बल। ठीक है, और सेक्शन 15 में ये बताया गया था किसी विक्षुब्ध, ठीक है, या संकटपूर्ण जिले में नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल। ठीक है, हमने यहां देखा कि सेक्शन 13 में क्या था? व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल। ये सारे सेक्शन जो है अतिरिक्त पुलिस बल से ही रिलेटेड हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और ये नेक्स्ट सेक्शन 14 बताते हैं कि रेल या अन्य कर्मों में नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल। और सेक्शन 15 बताता है कि विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल। ठीक है, और उसके बाद जो है सेक्शन 15A, सेक्शन 15A बताता है कि जो यहां पे, ये बेसिकली सेक्शन 15A जो है ना, प्रतिकर से संबंधित प्रावधान है, यानी कि कंपनसेशन से संबंधित प्रावधान है। ये क्या है कि अगर जो है इनके जो जिला विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिला जो है नियोजित हुआ था, यहाँ वहां अतिरिक्त पुलिस बल रखे गए थे, वहां पर अगर किसी के कारणवश, किसी दंगे के वजह से या किसी कारणवश जो है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिस व्यक्ति के कारणवश दंगे से मृत्यु हुई है वो प्रतिकर देगा, या ये कह सकते कि जिसको हानि पहुंची है या जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसके हित प्रतिनिधि जो है उसके खिलाफ जो है क्या कर सकते हैं? प्रतिकर का दावा कर सकते हैं। यानी कि सेक्शन 15A में मात्र इतना ही है कि वो जो है क्या करेगा, सेक्शन 15A के तहत जो है किसी निवासी या भूमि में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जो है प्रतिकर का दावा जो है सेक्शन 15A कर सकता है। हमारे बताने का मकसद क्या है, ये सेक्शन 3, चूंकि इसके पहले अगर आप डिटेल में ये सेक्शन नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, पुलिस एक्ट 1861 लिखा हुआ, उसके अंतर्गत अब तक के हर एक जो वीडियो है सेक्शन वाइज अपलोडेड है, वहां से जो आप उसका जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब एक चीज देखो क्या है कि सेक्शन 16 में क्या बताया गया है। सेक्शन 16 में जो है बेसिकली यही बताया गया है कि 13, 14, 15, ठीक है, यानी कि ये सेक्शन 13, 14, 15 और 15A के अंतर्गत जो है, जो धन होगा, संदाय धन की क्या होगी, वसूली होगी। किस प्रकार से जो है वसूली किया जाएगा, हम पढ़ देते हैं इसके वेयर एक्ट के हिसाब से। धारा 13, 14, 15 और 15A के अधीन संदाय धनों की वसूली और वसूल होने के का बयान, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि सेक्शन 16 में ये क्या बताता है कि सेक्शन 13, 14, 15 और 15A के अंतर्गत जो है, जो संदाय धन होगा, ठीक है, उसकी वसूली कैसी की जाएगी, ठीक है। यानी कि सब में दिया गया था। सेक्शन 13 में भी बताया गया था कि अतिरिक्त पुलिस बल को जो है कौन पैसा देगा, तो वहां जो व्यक्ति जो है, यहाँ साफ साफ लिखा है व्यक्तिगत खर्चे पर। अगर मान लो व्यक्तिगत खर्चे पर जो है अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन हो रहा है किसी विशेष जो है स्थान पर, तो वहां पे जो उस व्यक्ति के द्वारा जो है खर्चे पर ही अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन होगा और वो पैसा नहीं वसूल वो करता है, तो वसूली जो है उसका सेक्शन 16 बताया गया है। ठीक ऐसे ही सेक्शन 14 का जो धन है, संदाय धन का वसूली जो है सेक्शन 16 में, 15 और 15A का भी संदाय धन की वसूली कहाँ किया जाएगा, सेक्शन 16 में। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि यानी कि धारा 13, 14, 15 और 15A के अंतर्गत जो धन जो है देना है, ठीक है, साफ साफ उस सेक्शन में लिखा है, अगर उसकी वसूली नहीं की जाती है तो जो है उसकी वसूली के लिए एक स्पेशल प्रावधान जो है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत दिया गया, वो है धारा 16 में, ठीक है। चलिए अब डिटेल में जो है हम ये सेक्शन को देखते हैं कि क्या ये सेक्शन जो है कहता है, सेक्शन 16, ठीक है। उससे पहले देखो सेक्शन 16 को अगर हमको अच्छे से समझना है तो हमको एक चीज बिल्कुल याद रखना है कि हमको सेक्शन 13, 14 और 15 को अच्छे से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड प्रावधान है। तो यहां देखते हैं सेक्शन 16 क्या सेक्शन 16 कहता है, उसको पहले लिखते हैं। धारा 13, 14, 15 और 15A। धारा 13, 14, 15 और 15A, ये 4 सेक्शन है, 13, 14, 15 और 15A के अंतर्गत जो है, के अंतर्गत या अधीन, के अधीन संदाय धनों की वसूली, संदाय धनों की वसूली और उसका बयान, ठीक है। ये हमको यहां तक समझना, यही हमारा आज का जो है बेसिक जो सेक्शन है जिसके बारे में हमको सीखना ये है, और बाकी के जो सेक्शन हैं इसके अंतर्गत तो हमको पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें समझना जरूरी है कि देखो धारा 16 के अंतर्गत जो है, जो यहाँ पे लिखा है ना सेक्शन 13, 14, 15 एंड 15A, ठीक है, ये जो टोटल 4 सेक्शन है वो जो है याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन, या इसे ही कहेंगे पूरक धारा, और वो किसका है, धारा 16 के। यानी कि बेसिकली बात ये कि सेक्शन 16 की, ठीक है, सेक्शन 16 की पूरक धारा क्या है, सेक्शन 16 की पूरक धारा क्या है, ये है। यानी कि अगर ये सब नहीं रहता तो क्या ये सेक्शन 16 कंप्लीट माना जाता, बिल्कुल नहीं। यानी सेक्शन 16 को कंप्लीट करने के लिए जो है सेक्शन 13, 14, 15 या 15A की जरूरत पड़ेगी, या हम कह सकते हैं कि बिना इनके जो है ये सेक्शन अधूरा है, इसलिए जो है इसको कहते हैं कि इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके अंतर्गत संदाय धनों की वसूली होगी, बेसिकली 2 तरीके से होती है। यहां हम लिख सकते हैं संदाय धनों की वसूली, ठीक है, संदाय धनों की वसूली। तो संदाय धनों की वसूली जो है
याद रखिएगा दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है कि एक तो सीआरपीसी के अंतर्गत, या हम ये ऐसे कर लें, एक तो हम जो है सिंपल सी बात है, एक तो हम जो है ऐसे लिख देते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत, और दूसरा जो है हम क्या कर सकते हैं सीपीसी के अंतर्गत। दो तरीके से किया जाता है, यानी संदाय धन की वसूली जो है या तो हम सीआरपीसी के अंतर्गत कर सकते हैं या तो जो है सीपीसी के। अब सीआरपीसी के अंतर्गत कैसे, तो सीआरपीसी में जो है जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया दे के रखा गया है। ठीक है, जिस प्रकार से सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, आपराधिक प्रक्रिया दंड जो है दंड प्रक्रिया संहिता जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो जिस प्रकार से वसूली जुर्माने की जाती है, ठीक ऐसे ही पुलिस अधिनियम 1861 की जो धारा 16 के अंतर्गत जो वसूली दिया गया है, उसका भी जो है वसूली कैसे होगा, इसी के प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, एक तो वसूली जो है संदाय धनों की सीआरपीसी के प्रक्रिया के हिसाब से की जाएगी, और वो जो है सीआरपीसी के अंतर्गत प्रावधान दिए गए 421 एंड 422, ये सेक्शन ऑलरेडी जो है आपको सीआरपीसी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जो है किसी दिन इस सेक्शन को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीपीसी के अंतर्गत, ठीक है, तो सीपीसी के अंतर्गत जो है कैसे यहाँ पे वसूली किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा किसी भी सक्षम यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो है सिविल सूट जो है फाइल करके, सिविल सूट जो है सिविल वाद ला करके जो उस जुर्माने की वसूली की जा सकती है। ठीक है, यानी कि फिर से बता रहे हैं, यहां से अब तक रिकॉल फिर से करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो छोटी छोटी बातें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं पुलिस एक्ट 1861 की धारा 16। ठीक है, धारा 16 जो है चूंकि बेसिकली ये जो है कहा जाता है कि धारा 16 अपने आप में अधूरी है अगर उनके साथ बाकी के ये 4 धाराएं नहीं होती। इसका मतलब सेक्शन 13, 14, 15 और 15A जो है वो पूरक धारा है धारा 16 की। यहां तक बात आई। अब देखो धारा 16 में बात करता है कि इन चारों धाराओं के अधीन जो धन दिया जाना था अगर वो नहीं दिया गया, उसकी वसूली जो है किस हिसाब से जो है किया जाएगा, और अगर वसूली होगा तो किसके पास वो धन जाएगा, ये यहाँ पे सेक्शन 16 में जो है बताया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो संदाय धनों की वसूली है वो बेसिकली जो है दो प्रकार से की जाती है, एक तो सीआरपीसी के द्वारा और दूसरी जो है सीपीसी के द्वारा। ठीक है, सीआरपीसी के अंतर्गत जो है वही जिस तरह से जुर्माने की वसूली की जाती है, तो जुर्माना जो है 421 और 422 में दिया गया है। अगर बात करते हैं हम सीपीसी की, तो सीपीसी में जो है हम क्या करेंगे, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो है सिविल सूट फाइल करके जो है उसकी वसूली किया जा सकता है। वो न्यायालय के सक्षम न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ये इसका धन जो है कौन ऐसा करेगा, तो ये बिल्कुल याद है कि ये सभी धन जिले के मजिस्ट्रेट के द्वारा वसूल किए जाएंगे। मतलब अब ये कौन वाद, ये भी तो यहाँ पे वसूली करने के लिए वाद कौन लाएगा भाई, सिविल सूट कौन लेके आएगा, कौन जुर्माना यहाँ पे ये करेगा, तो ये याद रखना कि सभी धनों की वसूली जिले के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धन की वसूली आखिर में कौन करेगा, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि सभी धनों की वसूली जो है उस जिला के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है क्या किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि इस धन, तो हम लोग पता चल गया कि वसूली किस माध्यम से होगा, उसकी प्रक्रिया होगी और कौन वसूली करवाएगा। अगर हम बात करें उसका बयान का मतलब होता है किसके पास जाएगा, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ये जो है राज्य सरकार, ठीक है, ये इसकी वसूली जो कौन करेगा, ये राज्य सरकार के बयाधीन वसूली, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। उसके बाद जो ये राज्य के जो फंड है, निधि है, उसमें जमा कर देगा। यानी कि ये जो है यह वसूली राज्य सरकार के
राज्य सरकार के या ऐसे लिख देते हैं बयानाधीन, यानी कि बयानाधीन होगी का मतलब ये राज्य सरकार में ही निहित होगी, उनके फंड में जो है निहित होगी। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, राज्य सरकार में जो है क्या होगी, निहित होगी। यहां मैं ऊपर लिख देता हूं राज्य सरकार के बयानाधीन होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, हमने देख लिया कि किस प्रक्रिया से जो है ये क्या होगा, ये वसूली की बात होगी। और जो है कौन वसूली किया करेगा, तो मजिस्ट्रेट, यानी कि ये सभी धनों की वसूली जो है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, और जो भी वसूली होगा वो राज्य सरकार के बयानाधीन होगा। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहां तक जो ठीक है 13, 14, 15 वो राज्य सरकार के खाते में जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 15A का जो बात है, अभी हम इसके पहले जो है हम बताए थे कि सेक्शन 15A में क्या था कि जो है अगर किसी पीड़ित पक्षकार को जाना चाहिए ना, क्योंकि जो है किसी हिंसा के वजह से या किसी अन्य के कारणवश जो है वहां पे कोई बात हुआ है, तो जिसके वजह से ये हुआ है तो उसके हित प्रतिनिधि जो है क्या करेंगे, चाहे वो दे चाहे उसके हित प्रतिनिधि जो है उसको दें। तो ये जो है 15A जो यही कहता है, तो ये बिल्कुल यहाँ रखना कि 15A के तहत वसूली की जो राशि होगी, ठीक है, यानी यहाँ लिख देते हैं 15A के तहत जो वसूली होगी, वसूली की राशि किसको दी जाएगी, पीड़ित पक्षकार को दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 15A के तहत जो है वसूली होगा वो किसको दी जाएगी, पीड़ित पक्षकार को जो है दी जाएगी। ठीक है, ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हुआ, एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो सेक्शन 16 क्या है, इसकी पूरक धारा जो है 13, 14, 15, 15A है। इसके अंतर्गत धन की जो संदाय धन की वसूली है सीआरपीसी में भी किया जा सकता है, सीपीसी में भी किया जा सकता है। सीआरपीसी में उसी तरह से किया जिस तरह से जुर्माना की वसूली सेक्शन 421 और 422 में किया जाता है। सीपीसी की बात करते हैं, अगर इसके अंतर्गत वसूली करना है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट में सिविल सूट लाकर फाइल करके जो है जुर्माने की वसूली किया जा सकता है। कौन करेगा, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। कहाँ जाएगा ये, तो ये पैसा सारा का सारा जो है राज्य सरकार के खाते में जाएगा। लेकिन 15A का जो पैसा है, ठीक है, वो पीड़ित पक्षकार के पास या उस जो राशि आएगी वो पीड़ित पक्षकार को दी जाएगी। आई थिंक ये सेक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।